नमस्कार, यह है खबर असरदार। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। लोकसभा चुनाव के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर प्रचार अब थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर एक एक करके लोगों से जाकर मुलाकात कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए प्रत्याशियों ने पूरा दम लगा दिया है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर प्रचार थम चुका है। अब बारी जनता की है। 26 अप्रैल को जनता अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करेगी। दूसरे चरण में कहां-कहां चुनाव है। असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 6, राजस्थान की 13 सीट, महाराष्ट्र की 8, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, मणिपुर की 1 सीट और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों के साथ केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव होने हैं और वोट डाले जाएंगे। सीटों के लिहाज से साल 2019 की लोकसभा में कांग्रेस को केरल में भारी कामयाबी मिली थी। केरल में यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटों पर कब्जा किया था। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एमपी की सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बिहार में 1 पर बीजेपी जबकि 4 पर जेडीयू का कब्जा है। राजस्थान की सभी 13 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। त्रिपुरा की 1 सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। असम की 3 सीटों पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस जीती थी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। कर्नाटक की 9 सीटों पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर जेडीएस जीती थी। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। बीजेपी के प्रहलाद जोशी, हेमा मालिनी, ओम बिरला, अरुण गोविल, गजेंद्र शेखावत, नवनीत राणा और महेश शर्मा की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर और राहुल गांधी की सीटों पर भी वोटिंग दूसरे चरण में ही होगी। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम और राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए योद्धाओं ने अपना दमखम दिखा दिया है। अब बारी जनता की है, जो वोट के जरिए अपने हक का इस्तेमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। मध्य प्रदेश की 6 जबकि छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं 26 अप्रैल को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं। आइए जानते हैं कौन हैं ये दिग्गज चेहरे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। हालांकि प्रत्याशियों के पास डोर टू डोर प्रचार करने का वक्त है। एमपी की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिन 6 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद की सीटें शामिल हैं। टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 सीटों पर दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में वोटिंग होगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, जबकि महासमुंद सीट पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर अन्य नेताओं ने चुनाव में पूरा दम लगाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रत्याशियों के अलावा स्टार प्रचारकों ने अपना काम कर दिया है। अब बारी जनता जनार्दन की है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस एक बार फिर सांसत में नजर आ रही है। सैम पित्रोदा पीएम मोदी के संपत्ति वाले बयान पर स्थिति साफ करने आए थे, लेकिन विरासत टैक्स को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि कांग्रेस को
बैकफुट पर डाल दिया। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। In America, there is an inheritance tax. वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी के देश के एक्सरे और आर्थिक सर्वे वाले बयान को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि कांग्रेस के एक और नेता सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसको लेकर भारत की राजनीति में हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो जब वो मर जाता है तो केवल 45% ही अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। बाकी 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। पित्रोदा ने कहा कि ये कानून बहुत ही दिलचस्प है और उन्हें ये सही लगता है क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई तो आपके जाने के बाद जनता के लिए आधी संपत्ति छोड़ जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे की बात करके सामाजिक न्याय की जो परिभाषा दी, सैम पित्रोदा ने अपने बयान से उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी रैली के दौरान उन पर जमकर हमला बोला। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। अब वो राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक हैं। उनके बयान से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है, तो कांग्रेस भी पित्रोदा के बयान से दूरी बना रही है और इसे उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। तुष्टीकरण करने वाले लोग, सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग, क्या ये देश का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं? और अब आपकी संपत्ति को भी वसूलने का काम आपकी मौत के बाद भी करना सुनिश्चित राहुल गांधी जी करेंगे। जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। कांग्रेस भले ही पित्रोदा के बयान से दूरी बनाए, लेकिन उनका यह बयान काफी सोचा समझा मालूम पड़ता है। इस बयान की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब देश में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही उनकी सरकार आने पर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आर्थिक सर्वे कराने का वादा किया गया है। ऐसे समय में ये बयान एक तरह का पॉलिटिकल मैसेज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के इस वादों से उसे चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। हालांकि विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा के विस्फोटक अमेरिकन विचारों से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो सैम पित्रोदा के निजी विचार हैं,
सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि अमेरिकन टैक्स सिस्टम पर उनके विचार को गलत ढंग से भारत के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है और ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार ऐसा बयान क्यों देते हैं। सैम पित्रोदा उनके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, जिसका फायदा अब सीधा सीधा बीजेपी को हो रहा है। सनातन कुछ नहीं, सनातन कह करके मूर्ख बनाने का काम करते रहे। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन, इसकी सुरक्षा करनी है तो मजबूत नेतृत्व चाहिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पहले सनातन का अपमान, फिर शक्ति का विरोध और अब सामाजिक न्याय के नाम पर संपत्ति के बंटवारे का नया फॉर्मूला। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अब तक भक्ति विरोधी और शक्ति विरोधी बता रही थी, लेकिन अब वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी भक्ति शक्ति के साथ साथ संपत्ति विरोधी भी है। यही वजह है कि लोग जिंदगी भर अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो उसे छीनकर दूसरे लोगों को बांट देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर में एक चुनावी रैली के दौरान ये कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस बैकफुट पर है। उससे जवाब देते नहीं बन रहा कि अमेरिका का उदाहरण देकर सैम पित्रोदा ने विरासत कर के जिस मुद्दे को उठाया है उसमें वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे। इसलिए कांग्रेस ने खुद को पित्रोदा के बयान से अलग तो कर लिया है, लेकिन राहुल गांधी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और आर्थिक सर्वे को लेकर जो बातें कही हैं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है, वो उससे खुद को कैसे अलग कर पाएगी, क्योंकि इन बयानों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। उस पर विभाजनकारी मानसिकता का आरोप लगा रही है, कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों से उनकी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और ये कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। तो सैम पित्रोदा का अपना बयान है, उन्होंने भी इसका खंडन किया कि कांग्रेस का पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। महासचिव जो संचार के हैं जयराम रमेश जी ने, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। और पीएम मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं।
और उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के बाद भी लूट। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने 1 ईयर 1 PM का प्लान बनाया हुआ है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? देश बचेगा क्या? और रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा वर्सेस वरुण गांधी का मुकाबला होने जा रहा है। यानी सोनिया गांधी की सीट पर भाई बहन दोनों ही आमने सामने होंगे। अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी ने वरुण गांधी को उतारा तब। हालांकि अभी तक दोनों ही दलों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्राउंड पर जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी आखिरी दुर्ग बचाने के लिए मैदान में उतर सकती हैं। आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायबरेली के रण में अभी तक सभी बड़े दल गायब हैं। न तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले, न ही कांग्रेस ने पारंपरिक सीट पर दावेदार पेश किया। लेकिन नामांकन की तारीख जैसे ही नजदीक आई, मुकाबला दिलचस्प हो गया। रायबरेली में गांधी परिवार के 2 दिग्गज आमने सामने हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए जो 4 नामों का पैनल तैयार किया है, उसमें वरुण गांधी का भी नाम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के मुकाबले रायबरेली से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतार सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने अभी पार्टी आलाकमान से समय मांगा है कि विचार करके ही वो अपना फैसला पार्टी आलाकमान को बताएंगे। अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि रायबरेली में मुकाबला प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी होगा। यानी भाई बहन के बीच टक्कर की गवाह बनेगी रायबरेली की जनता। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो वरुण ने अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के निर्णय में विचार करने के लिए समय मांगा है। हर चरण के हिसाब से अलग रणनीति पार्टी ने बनाई है और रणनीति के हिसाब से पार्टी घोषित कर रही है। पार्टी ने लगभग अधिकांश टिकट घोषित कर दिए हैं। जो टिकट बाकी हैं उनमें भी जल्दी ही पार्टी टिकट घोषित कर देगी। लेकिन पार्टी टिकट घोषित करे उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है। देखिए, बीजेपी ने भले ही वरुण को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और उनका नाम रखा है, लेकिन वरुण के लिए बहुत कठिन फैसला है क्योंकि ये उनकी दादी की सीट है और जो लिगेसी है फैमिली की वो दादी से जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा फैसला है वरुण को जिसपे 100 बार सोचना पड़ेगा। बता दें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की वजह से यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। ऐसे में बीजेपी का आंतरिक सर्वे में वरुण गांधी के मैदान में उतरने से पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में होगी, ये बात निकलकर सामने आई है। जिसके बाद से वरुण गांधी को उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी 1-2 दिन में अपना निर्णय सुना देंगे।
अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो 40 साल बाद ऐसा होगा जब गांधी परिवार का सदस्य एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेगा। 1984 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से कभी भी मेनका गांधी और सोनिया गांधी का परिवार एक दूसरे के सामने मैदान में नहीं उतरा। वैसे भी वरुण गांधी का इस बार पीलीभीत से टिकट काट दिया गया था, यानी वरुण के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी वरुण के फेवर में गया है। यह अलग बात है कि यूपी में रायबरेली ही इकलौती ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 में सिर्फ इसी सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। देखना होगा अगर मुकाबला वरुण वर्सेस प्रियंका गांधी होता है तो नतीजे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकारी नौकरी और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं।